चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री 9th क्लास का एक और टॉपिक जिसका नाम है कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की खसूसियात डिस्कस करनी है, मवाजना करना है, कंपेयर करना है। चार बातें हैं सिर्फ, और ये बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की खसूसियात का मवाजना करें, प्रॉपर्टीज़ करें, मवाजना करें, कंपेयर करें। तो ये मेरे बेटे आयोनिक कंपाउंड की जो नंबर 1 और पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, ज़रा देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है इन आयोनिक कंपाउंड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर प्रॉपरली अरेंज्ड टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। देखें, मिसाल के तौर पर NaCl की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम जो है Na, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज। Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये आयंस अरेंज होते हैं प्रॉपरली, तरतीब के साथ, कोई बेतरतीबी नहीं होती। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक इधर है, यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये देख रहे हैं, ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये प्रॉपरली अरेंज्ड हैं और ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रही हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, वो कहता है एज अ होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले आयन होते हैं। ओवरऑल एक दूसरे के फ़र्क को कैंसिल करते हैं और न्यूट्रल कंपाउंड बनाती हैं। अच्छा, एंड एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। इन आयंस के दरमियान ये जो फोर्स है इसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और ये वेरी सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है ये आयोनिक बॉन्ड। ठीक हो गया, ये बात हमने आपको समझाई। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है पॉइंट नंबर 2 को बताओ कि पॉइंट नंबर 2 में आपने कौन सा कंपैरिजन मतलब पॉइंट पढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं इसका। पहले हम ना सारा इसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। तो मेरे बेटे वो कहता है यूजुअली आम तौर पर सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो आयोनिक सॉलिड है ना उनके ज़्यादातर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्यों ना हम एक एग्जाम्पल ले लें। हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है जिसे हम आम नमक कहते हैं, बेटा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो होता है 801 डिग्री सेल्सियस और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 1413 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1413। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। पहले मैंने मेल्टिंग, तो ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा तो नहीं है, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो इसका है 1413। आगे चलते हैं। बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बड़ा मुश्किल है कि हम इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकें। जब भी किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पिघल कर लिक्विड में तब्दील हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब सॉलिड के अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चला जाता है। तो ये काम आसान थोड़ी है क्योंकि ये बहुत मजबूत बॉन्ड है और ये जाल की तरह होता है, फैला हुआ होता है, इसलिए इसको तोड़ना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 बेटा जानी। पॉइंट नंबर 3 में वो कहता है, पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है कि जनरली अमूमन दे आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोल्स हों। ये पोल्स क्या होते हैं ज़रा मैं समझाना चाहता हूँ। ये पानी है ना, तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव साइड को नेगेटिव पोल कहते हैं, पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव पोल कहते हैं। तो जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आ रहे हों उसे पोलर कहते हैं। पानी पोलर है तो जो भी चीज़ पोलर होगी वो पानी में हल हो जाएगी, क्योंकि एक फार्मूला है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीज़ में हल हो जाती है। पानी पोलर है, सोडियम क्लोराइड में भी तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स हैं। पानी तो हाफ यानी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इसमें है, मगर NaCl में तो पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव है। तो NaCl को जैसे ही हम पानी में डालते हैं फौरन पानी में ये डिसॉल्व हो जाता है, यकजा हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। तो क्यों बनता है? क्योंकि पानी पोलर है और NaCl भी पक्का पक्का पोलर है, इसलिए दोस्ती इनकी अच्छी रहती है। नेक्स्ट और फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट विच हैव बीन डिस्कस इन आवर बुक, तो वो है दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन आर इन सॉल्यूशन फॉर्म। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली गुजर सकती है। क्या सर नमक से बिजली गुजर सकती है? आंसर है नो। क्यों? ये तो लिखता है गुजर सकती है। देखो भाई, नमक की बात करें ना NaCl की, तो इसमें सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड फॉर्म में है तो इसमें से करंट नहीं गुजरता। क्यों नहीं गुजरता? क्योंकि करंट गुजरने के लिए दो चीज़ों में से किसी एक की ज़रूरत है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आइंस होने चाहिए, जब भी करंट गुजरेगा, अदरवाइज करंट नहीं गुजर सकता। तो इसमें आइंस तो हैं मगर फ्री नहीं हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप इसको हीट करें, जैसे ही आप इसे हीट करेंगे ये मोल्ट हो जाएगा, मोल्टन हालत में चला जाएगा। मोल्टन का मतलब है फ्यूज्ड हालत में। ओए फ्यूज्ड क्या होता है? पिघलना, ठीक है। ये पिघल जाएगा, ठीक है। पिघलेगा तो सोडियम का आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड का आयन अलग हो जाएगा। जब आयन अलग अलग होंगे आयन फ्री हो जाएंगे। आयन के फ्री होने की वजह से इसमें से अब करंट दौड़ने लगेगा। एक तो ये केस है। दूसरा केस क्या है? आप NaCl को ना पानी के अंदर डाल दें, वाटर में डाल दें। जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, ये अलग अलग हो जाएंगे, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो जब आइंस फ्री होते हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, करंट गुजरता है। देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्री आइंस। इसमें से करंट का गुजरना, कंडक्टेंस का मतलब है फ्लो ऑफ करंट, करंट का गुजरना किस वजह से है? ड्यू टू फ्री आइंस की वजह से। अब हम कंपैरिजन करते हैं इसका कोवेलेंट कंपाउंड के साथ और हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें इसकी मुख्तलिफ हैं। ज़ाहिर सी बात है जब वो कंपाउंड और हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की हम बात करने लगे हैं, तो पहला इसका जो पॉइंट मैंने लिखा है, वक्त बचाने के लिए लिख लेता हूँ, आपका और मेरा दोनों का वक्त बचता है, इसलिए मैं पहले कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ बास टॉपिक्स में, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वो कहता है कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली, ज़्यादातर, एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये बात मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हम बात करते हैं ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन एक मतलब एलिमेंट है, तो ये O2 इस हालत में पाया जाता है। अब ये O2 क्या है? दीज आर द मालिक्यूल, ठीक है। और ये मालिक्यूल जो है ना, बल्कि आई एम रियली सॉरी, ये तो हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो एलिमेंट था, तो मैं कंपाउंड की आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटर की। वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर H2O, और ये कोवेलेंट कंपाउंड है H2O। यानी अगर मेरे पास एक गिलास में पानी हो कोई भी, तो उस पानी में जो वो पानी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में H2O, दीज आर द मॉलिक्यूल एंड दीज आर कॉल्ड डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलहदा, अलग, अकेले। ये H2O अकेला होना, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये अलग यूनिट है, अलग मॉलिक्यूल है, ये कल्ह रह सकता है। यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड एक मॉलिक्यूल की सूरत में अलग अलग इधर उधर रह सकते हैं, ओके। मगर यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ तो सोडियम का एक Na पॉजिटिव दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और हमारा नॉलेज कहता है, हमारी बुक्स कहती हैं कि एक सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोराइड आयन हैं और एक क्लोराइड आयन के गिर्द 6 सोडियम आयन हैं।
तो वो तो एक जाल है, नेटवर्क है, मगर इधर ऐसा नहीं है। इधर एक मालिक्यूल कल्हा रह सकता है, H2O अकेला रह सकता है, दूसरा H2O अकेला रह सकता है। सेम इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 ये एक डिस्क्रीट मालिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का डिस्क्रीट मालिक्यूल है। तो कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट न्यूट्रल मालिक्यूल, इन पर चार्ज भी कोई नहीं है, एंड देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये लाइन मैं आपको समझाता हूँ, आप बच्चे देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस मैं ना बल्कि इसे ओपन करके आपको ये देखें, ये सेंटर में न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, ठीक है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। अच्छा, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है। अब ज़रा इलेक्ट्रॉन की तरतीब देखते हैं, ये हाइड्रोजन का पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं, 6। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब होता क्या है, होता यह है कि इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ शेयर हो रहा है, ये इसके साथ शेयर हो रहा है, यानी कि OH और H, एक कोवेलेंट बांड ये है, एक कोवेलेंट बांड ये है। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ कि ये बांड कैसे बना है। बेसिकली पता है क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसकी अट्रैक्शन होती है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान अट्रैक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन। अब अगली बात, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है किसका, ऑक्सीजन का, तो इसके दरमियान भी अट्रैक्शन है, इसी तरह इसके दरमियान भी अट्रैक्शन है। तो ये कोवेलेंट बांड बेसिकली इस तरह बनता है। बच्चे कहते होते हैं सर जी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में बांड कैसे बना लेते हैं, अपोजिट चार्ज तो रिपेल करते हैं। असल में ये आमने सामने तो आके शेयर तो हो गए ना, मगर अट्रैक्शन कैसे डेवलप होती है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और उस दूसरे एटम का न्यूक्लियस उस पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये इस तरह से कोवेलेंट बांड अट्रैक्शन कोवेलेंट कंपाउंड में होती है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बेटे, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, मैं देखूं पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर नॉन मेटल से मिलकर बनती हैं, सिमिलर 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल, जैसे कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। अब इसमें 3 नॉन मेटल आ गई, तो मतलब 2 किस्म की नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तो अब ना जो मतलब कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो उसकी भी फिर आगे टाइप्स हैं। कुछ होते हैं जिनका लोअर मालिक्यूलर मैस होता है, यानी मालिक्यूलर मैस कम होता है, तो लोअर मालिक्यूलर मैस कंपाउंड्स आर गैसेस हैव लो बॉइलिंग लिक्विड्स। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मालिक्यूलर मैस कम होगा वो या तो गैसेस की हालत में एग्जिस्ट करेंगे या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं आपको, एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मालिक्यूलर मैस है 44, ठीक है, ये कम है, तो ये किस हालत में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है गैस की हालत में, ठीक है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल है जिसे हम शराब कहते हैं, या मेथनॉल है, सिपरेट है, यानी कि CH3OH, तो इसका भी मालिक्यूलर मैस कम है। इसका मालिक्यूलर मैस कितना बनेगा, कार्बन का होता है 12, 4 हाइड्रोजन आ गए, 12 और 4 कितना हो गया 16, और ऑक्सीजन 16, तो इसका होता है 32, 32। इसका मालिक्यूलर मैस भी कम है, तो ये किस हालत में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की हालत में एग्जिस्ट करता है, और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। कितना लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, 70, 75, 78 तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बल्कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 75, 73, 77, 78, इस दरमियान में इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा, अब एक और बात सुने, मैं आपको एक और दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि हाई मालिक्यूलर मैस कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड। जिनका मालिक्यूलर मैस ज़्यादा होता है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर है, चीनी, मैं उसका फार्मूला लिखता हूँ, कहो ना प्यार है
ये कहा 11 22 आई 12 बंदे ले गई। ये चीनी का फार्मूला है, शुगर का। अच्छा, इसका मालिकुलर मैस कितना होता है? 342 AMU। इतना ज़्यादा है इसका मालिकुलर मैस। तो चीनी लिक्विड हालत में एग्जिस्ट नहीं करती, चीनी गैस की हालत में एग्जिस्ट नहीं करती, चीनी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इसका मालिकुलर मैस ज़्यादा है, इसलिए ये सॉलिड की हालत में एग्जिस्ट करती है। डायमंड जो है वो भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, वो भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। उसका मालिकुलर मैस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है और वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो दे हैव। अच्छा, एक और बात सॉरी, मैं कह रहा था जनरली अमूमन दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड है ना, अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं किसके साथ? आयोनिक कंपाउंड के साथ, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक की निस्बत कम होते हैं, लो होते हैं। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होते। जैसे कि अब वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है और NaCl का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है अमूमन। ठीक है, अगर गहराई में जाएंगे तो फिर हमें आगे और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो जितना हमारी किताब में है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम आपको बता रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया डिस्कस। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं। कौन इनसॉल्युबल होते हैं? कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिनमें पोल्स नहीं बनते, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ईथर है, ठीक है, एसीटोन है, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। तो इनमें जो है ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। ऐसे भी हैं जो पानी में हल होते हैं, पानी खुद भी बजाते खुद भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मगर हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट जो नॉन पोलर होगा उसमें ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड डिज़ोल्व होंगे, आयोनिक नहीं डिज़ोल्व होंगे। समझ आ गई? और पानी जो है, पानी तो वैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, पानी में तो कोवेलेंट भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, आयोनिक भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, मगर पानी में भी कोवेलेंट वो वाले डिज़ोल्व होंगे जो पोलर होंगे। तो इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं कि वो वाले कोवेलेंट कंपाउंड जो पोलर हैं वो पानी में हल हो जाएंगे, और वो वाले कोवेलेंट कंपाउंड जो नॉन पोलर हैं वो पानी में हल नहीं होंगे बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। आखिरी बात, चौथे नंबर वाला पॉइंट कंपैरिजन में, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, क्योंकि ये ना तो इनमें फ्री आयंस बनते हैं ना इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी के अंदर चीनी डाल दें और उसका सोल्यूशन बन जाए तो उसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकती, वो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें से बिजली गुजरती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये हमारा आज का टॉपिक था, कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट।